प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों। आज मैं एक बार फिर से आप सभी को बताने वाला हूं सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है और जो लड़ने वाला क्वेश्चन है। आप बार बार कमेंट किए जा रहे थे कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आज बताने वाला हूं। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। और आपको पता ना, सुबह आपको 20-25 क्वेश्चन की रिवीजन कराते हैं और आप लोग डेली याद करते हो। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं और एक बार प्लीज़ बताना फटाफट से कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो हम लोग बात करने वाले हैं। और सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो बनती है। ठीक है, तो शुरुआत करें चले। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसा, तो लड़ने वाला प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बार बार लड़ने वाले कहते थे, इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिख डाला भाई। चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से क्वेश्चन मेरे बच्चों मिला करे। साथ ही सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है भाई, आप चेक करिए। हो सकता है कि कुछ टाइम लग सकता है पीडीएफ मिलने में, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है मेरे दोस्त। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। सॉरी, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करिए। यानी कि जो गैरिबाल्डी था वो उसके क्या उसके जो कार्य थे वो क्या थे, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। अब क्या लिखिएगा, आपको लिखना होगा कि महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी एक नाविक था। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आप क्या कहोगे कि नाविक था। ठीक है, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में वह मेजनी की विचारों का समर्थक था। सबसे स्टार्टिंग में वो जो गैरिबाल्डी है वो मेजनी के विचारों से क्या था, आपका समर्थक, उसका समर्थक था। लेकिन बाद में काबूल के विचारों से प्रभावित होकर के संवैधानिक राजतंत्र की वकालत करने लगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो काउंट काबूल है ना, उनके विचारों से प्रभावित होगा और प्रभावित होकर के संवैधानिक राजतंत्र की क्या करने लगा, वकालत करने लगा। उसने अपने स्वयं सेवकों की एक सेना बनाई। क्या किया उन्होंने, स्वयं सेवकों की क्या बनाई, एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां पर गणतंत्र का स्थापना कर दिया। यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चे, तो क्या बताओगे फटाफट से। यहां से यदि क्वेश्चन पूछे कि सिसिली तथा नेपल्स पर कौन आक्रमण किया था, तो आप कहोगे कि गैरिबाल्डी ने किया था। कौन किया था मेरे बच्चे, गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, और वहां पे कौन क्या चीज की स्थापना की, तो गणतंत्र की, आपका गणतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ही सुंदर, तो आप लिख देना भाई मेरे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन। यदि इसका उत्तर पहले से पता होगा तो आप वही लिखिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं उससे आप लिख देना। ठीक है, मजा आ रहा है, एक बार नीचे कमेंट किया करो कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और इसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट आएगी आपकी, मैथ्स का क्वेश्चन में लेके आऊंगा। जो मैथ्स आपको डर लग रहा है ना सब्जेक्टिव कैसे बनेगा मेरे भाई, तो आपको टेंशन नहीं लेना मेरे बच्चे। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि रूसीकरण की नीति रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए। तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, लिखना कि सोवियत रूस के अंतर्गत कई राष्ट्र जो है वो शामिल थे, जिसमें स्लाव जो है वह प्रमुख थे, तथा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि जो है अन्य जातियां भी उसमें थी। इन सबकी भाषा एवं जीवन शैली में काफी भिन्नता थी। यानी कि इनकी जो भाषा थी, जो इनकी जीवन शैली थी, वो बहुत ज्यादा अलग अलग थी, काफी भिन्नता थी, इसमें भिन्नता पाई थी। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति के कारण सभी अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, संस्कृति तथा शिक्षा व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था, है ना। क्या मंडरा रहा था, उसपे बहुत ज्यादा जो है तो उसपे खतरा मंडरा रहा था। इस नीति के खिलाफ 1863 में, मेरे बच्चे याद करना कब, 1863 में पोलो ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। कौन किया था, 1863 ईस्वी में इसके विरुद्ध कौन, पोलो ने क्या किया था, विद्रोह किया था मेरे बच्चे, जिसे निरोधापूर्वक दमन कर दिया गया। धीरे धीरे अन्य सभी अल्पसंख्यक समूहों का आक्रोश रूसी राजतंत्र के प्रति बढ़ता चला गया तथा अंततः क्रांति का कारण बन गया। तो मेरे बच्चे यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी मेरे बच्चे, तो आप लोग को फटाफट से ये चीजें लिख देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा नहीं ना दिख रहा, एक बार मेरे को बता देना। चलो आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। और मेरे बच्चे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना वो इस वर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। ठीक है मेरे भाई, आपको इसको याद करके रखना हर हाल में। ठीक है, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ
ये सारे के सारे आपके गेस किए गए क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो याद सब क्वेश्चन को कर लेना। कह रहा है कि वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा खतरनाक रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज तथा फास्फोरस बमों का व्यापक प्रयोग किया गया। इन रासायनिक हथियारों में नापाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कौन सा था वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कौन? नापाम। ठीक है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिला करके एक मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। ये एक ऐसा मिश्रण था जो शरीर की त्वचा से चिपक जाया करता था और चिपक करके क्या होता था? वह जलता रहता था। दूसरी तरफ एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियां जो झुलस जाया करती थी, है ना, जो पेड़ पौधे थी उनकी पत्तियां जो है ना, वह ऐसा एजेंट ऑरेंज था जिसके कारण पेड़ की पत्तियां क्या हो जाती थी? झुलस जाती थी एवं पेड़ सूख जाते थे। अमेरिका द्वारा इसका प्रयोग जंगलों, खेतों एवं आबादी तीनों पर व्यापक रूप से किया गया। इस जहर का असर आज भी वहां पर विकलांगता के रूप में नजर आती है। ये इतना खतरनाक जहर है जिससे कि आज भी ये जहर जो है वो उसका प्रकोप जो है ना, प्रभाव जो है अभी तक देखने को मिलता है मेरे बच्चे। तो यदि आएगा तो आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर लिखना। एक बार मैं इसको देख लेता हूं, कहीं छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे। चलो, वैसे तो छोटा छोटा नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, चलो, ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। चलो, अगला कह रहा है कि बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी को लिख दीजिए। बिहार में क्या कह रहा है? चंपारण आंदोलन पे। अब देखो, चंपारण आंदोलन के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हो भाई, सब चंपारण में आंदोलन के बारे में, है ना, तो इसे लिखना। और कितने बच्चे मेरे बच्चे चंपारण से हो एक बार नीचे कमेंट करना भाई मेरे। ठीक है, क्या करोगे? नीचे कमेंट करना और एक बार प्लीज एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में, सबको बता दो कि मंटू सर सुबह आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, ओके, लव यू बाबू। चलो, तो लिखना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में निहले गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है मेरे बच्चे, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से, कितना हिस्से? 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। वहां पे कौन सी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती। कितने हिस्से पे? यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 3/20 हिस्से पर खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती में भूमि बंजर होने लगती थी। इस कारण चंपारण के एक किसान और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया। जब ये घटनाएं होना शुरू हो गई, 3/20 हिस्सा जो है उस पे नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने के कारण हुआ क्या कि मेरे बच्चे वहां की जमीनें जो है बंजर पड़ने लगी, जिसके कारण कौन कौन, ध्यान देना यहाँ पे, एक किसान और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया कि आप चंपारण भाई आइए। वर्ष 1917 में जब गांधी जी चंपारण आए थे, कब आए थे गांधी जी? गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917 ईस्वी में मेरे बच्चे, ये याद करके रखना। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें क्या किया गया? उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी, महात्मा गांधी आए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में उन्हें क्या कर दिया भाई? छोड़ दिया गया, तथा किसानों की समस्याओं को जानने की छूट दे दी गई, तथा ये भी कह दिया गया, ये भी छूट दे दी गई कि आप किसानों की समस्या जो है वो जान सकते हो और आप रिहाई किया जाता है। समस्याओं को समझने के बाद महात्मा गांधी के दबाव में चंपारण एग्रीशन कमेटी का गठन किया गया। ठीक है मेरे बच्चे, इस कमेटी ने 3 कठिया व्यवस्था तथा अन्य कर को समाप्त करने की सिफारिश कर दी गई कि भाई साहब जितने भी अन्य कर लगाए जा रहे हैं उन्हें समाप्त करना है। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में सिर्फ महात्मा गांधी की ही भूमिका रही, इसमें आपके बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी भूमिका रही थी, गोरख प्रसाद जी की भी भूमिका रही थी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी की भूमिका रहेगी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि यदि बिहार के चंपारण के आंदोलन में एक टिप्पणी लिख दीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपको लिखना होगा। यदि इसके पहले से पता होगा तो वो भी आप लिख देना। मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार के लाभ एवं हानि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई? कि विश्व बाजार के लाभ और तथा उसके हानि के एक संक्षिप्त जो है छोटा सा एक टिप्पणी लिखिए कि विश्व व्यापार से क्या लाभ है और क्या उससे हानि है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। तो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादों को बेचने के लिए एक ऐसी बाजार व्यवस्था को जन्म दिया
जो विश्व बाजार कहलाता है। ध्यान से सुनना कि औद्योगिक क्रांति के उत्पादों को बेचने के लिए एक ऐसा बाजार का व्यवस्था को जन्म दिया गया जिसे विश्व व्यापार कहा जाता है या कहलाता है, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल इत्यादि। अब हम बात करते हैं भाई साहब इस विश्व बाजार के जो लाभ है वो लाभ का क्या है, तो देखना मेरे बच्चों, ध्यान सुनना। विश्व बाजार ने पूंजीपति, मजदूर तथा मध्यम वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, रेल, सड़क, खनन तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति हो गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंत तक विश्व व्यापार में लगभग 25 से 40 गुना की वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार से विश्व बाजार का जो है वो क्या हुआ था मेरे बच्चे, लाभ हुआ था। तो ये आपको ये लिखना होगा। अब इसके हानि की बात करते हैं, तो हानि क्या क्या है भाई सुनना। विश्व बाजार ने अफ्रीका एवं एशिया में एक अत्यंत शोषणकारी व्यवस्था, उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। विभिन्न देशों के स्थानीय लघु और कुटीर, है ना, लघु और कुटीर उद्योगों को एक व्यवस्थित नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। विश्व बाजार ने गरीबी तथा भुखमरी जैसे मानवीय संकट को भी जन्म दे दिया। इससे हुआ क्या, जो गरीबी है, भुखमरी है, उसके साथ साथ क्या है आपकी गरीबी, भुखमरी और जो मानवीय संकट है उसको भी इसने क्या कर दिया भाई मेरे, जन्म दे दिया। तो मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आपको लिखना होगा कि विश्व बाजार के लाभ और हानि। भाई छोटा सा यदि टिप्पणी पूछ दिया जाए मेरे भाई तो आपको ये लिखना होगा, बोलो हो जाएगा। ओके डन। देखो जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मिस न करना। ओके मेरे बाबू, चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। कह रहे कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। अब यहां से बहुत सारा जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे सुनना, ध्यान से सुनना। देखो कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कैसा ऊर्जा का स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयला कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, तो आप कहना पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो जो हम लोग का कोयला होता है ना, वो कोयले को 4 बराबर भागों में बांटा गया है ना। बराबर भागों मतलब कि इसके 4 भागों में से बांटा गया है इसके कार्बन की मात्रा के अनुसार। किसमें जिसमें ज्यादा कार्बन है उसे भाई साहब एंथ्रासाइड में रखा गया है। मतलब अभी आपको बता रहे हैं कितने प्रतिशत पे क्या चीज होती है। अब देखो चारों प्रकार जो है ना, सबसे पहले आता है एंथ्रासाइड कोयला, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट कोयला। मेरे बच्चे जो पीट होता है उसी का इस्तेमाल आप देखते होंगे जो लोहार लोग होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइड होता है। ध्यान से सुनना, समझना। देखो एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम कोटि का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% से भी अधिक होती है। अब देखो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि एंथ्रासाइड में कितने प्रतिशत जो है ना वो कार्बन की मात्रा होती है, मेरे बच्चे क्या कहोगे कि 90% से ज्यादा होती है। यह अत्यधिक ऊष्मा देने के कारण धातु गलाने के काम में आता है। अब मेरे बच्चे यहां से देखो एक और क्वेश्चन और बनेगा कि कौन ऐसा कोयले का प्रकार है जिससे ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो आप कहना एंथ्रासाइड है। आपसे यदि पूछा जा सकता है कि मेरे बच्चे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि धातु गलाने के लिए कौन से कोयला का उपयोग किया जाता है, आप कहना मेरे बच्चे एंथ्रासाइड का उपयोग किया जाता है। सही बात है। चलो दूसरा होता है बिटुमिनस के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है, आगे की पढ़ाई में पढ़ोगे तो आप आ जाएगा। तो कि कोकिंग कोयला किसे कहा जाता है, आप कहना एंथ्रासाइड के प्रकार को, मतलब कोयले के एंथ्रासाइड कोयला को। दूसरा आता है बिटुमिनस कोयला, वैसे कोयले जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक की हो। 70 से 90% तक की यदि कोयला ये कार्बन की मात्रा जिसमें होगी उसे हम लोग बिटुमिनस में रखा जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। बिटुमिनस श्रेणी के कोयले के अंतर्गत आते हैं। भारत में अधिकांश कोयला इसी श्रेणी का होता है और जो हमारे भारत में कोयले होते हैं वो ज्यादातर कोयले ये बिटुमिनस वाला कोयला ही देखा जाता है। तो मेरे बच्चे यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वदा सबसे ज्यादा कोयला कौन से कोयले का प्रकार को देखा जाता है, तो आप कहना बिटुमिनस। सही है मेरे भाई, यस। तीसरा होता है लिग्नाइट। क्या होता है मेरे बच्चे, लिग्नाइट। यह कोयला निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है। कितनी होती है, यदि 30 से 70%, यदि
30 से 70% के बीच की यदि कोयला की यदि बात किया जाएगा, कौन सा कोयला आएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, लिग्नाइट आएगा। सही बात है। इसमें भूरा, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। कौन सा कोयला कहा जाता है, इसे भूरा कोयला भी मेरे बच्चे कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो अब क्या कहोगे मेरे भाई, लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। चौथा आता है सबसे अंतिम, पीट कोयला, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट कोयला अत्यंत निम्न श्रेणी का कोयला होता है, जो पूर्वी भारत के दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है, तो पीट है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है। सबसे ज्यादा कौन सी कोयला भारत में पाई जाती है, तो लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है, तो 90%। बिटुमिनस में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है, तो 70 से 90% के बीच में। और लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 30 से 70% के बीच में। और पीट में कितना होती है, तो बहुत ही निम्न कोटि का होता है, 30 से भी कम होता है। सही बात है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है मेरे बच्चे। ये आएगा तो आपको एग्जाम में लिखना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। भारतीय कृषि, जो हमारी भारत के अंदर जो कृषि है, उसकी 5 प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, क्या लिखोगे, सुनना। सबसे पहला, भारत के लगभग 2/3 भाग जो है ना, 2/3 भाग लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। आपको पता है 2/3 भाग जो है ना, वो सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई यहाँ पे है तो वह कृषि है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्र की आय का लगभग 24% मेरे बच्चे, 24% हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत, लगभग 24%। सही बात है मेरे बच्चे, यस। तीसरा, भारत की भौगोलिक विविधता के कारण भारत में विविध फसलों को उगाया जाता है। सही बात है। चौथा सुनना, भारतीय कृषि के अत्यंत खाद के साथ साथ नगदी फसलों को भी उपजाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भारत में जो कृषि के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले के साथ साथ नगदी फसल। अब नगदी फसल के बारे में जल्दी नीचे कमेंट बताओ कि नगदी फसल कौन कौन है। 2-4 एग्जांपल बता दूं। चाय, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू, गेहूं एवं कपास आदि उत्पादन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज्यादा स्थान जो है ना, चाय है, गन्ना, जूट, तिलहन है ना, गेहूं, कपास, ये सारे के सारे क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे अपना स्थान रखता है। उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद भारतीय कृषि आज भी काफी हद तक मानसून पर आधारित है। लेकिन ये सब कुछ की होने के बावजूद भी जो हमारी कृषि है वो किस पे निर्भर है, तो मानसून पे निर्भर है ना। वो मानसून के अनुसार ही इसमें बोई जाती है सारी फसलें, आपको ही पता है। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में अंतर को स्पष्ट कर दीजिए। जो सार्वजनिक होता है और जो निजी होता है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सबके इस्तेमाल में हो। निजी का मतलब जो पर्सनल चीजें हो, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार ध्यान दो। अच्छा देखे होगे जब मार्केट में निकलते होंगे या आपके पास घर बाइक होगा या आस पड़ोस होगा, अभी आप देखना सुबह कि आपके नंबर प्लेट जो है कौन से कलर का है। बहुत बार देखोगे आपकी बाइक का नंबर प्लेट जो है ना वो उजले कलर का होगा। ठीक है। ई रिक्शा जो आजकल चल रहा है उसको देखना वो किस कलर का होगा मेरे बच्चे, वो देखो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। आप देखोगे बहुत सारा ऐसी कार होंगी, बाइक होंगी जो कि किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का नंबर प्लेट होगा। बहुत सारे आप देखोगे नंबर प्लेट कार में भी आप आजकल आ रहा है, या फिर कोई और आप देखोगे बाइक में देखोगे, ई रिक्शा वगैरह में देखोगे तो इस कलर का आता है। ठीक है। और एक बार आप देखोगे इस तरीके का येलो कलर का भी आता है। ठीक है मेरे बच्चे, येलो कलर का भी आता है, व्हाइट कलर के भी आता है। तो मैं यदि पूछूं कि व्हाइट कलर का नंबर प्लेट मिलता किसे है, ठीक है मेरे बच्चे, और भी नंबर प्लेट आता है और भी कलर का, 3 कलर ज्यादातर है तो मैं समझा रहा हूं। व्हाइट कलर का कहाँ कब आता है, तो देखो मेरे बच्चे, जो कि पर्सनल होंगी, जो कि अपने लिए खरीदी गई होंगी। सही बात है, जो अपने लिए खरीदी होंगी, जैसे कि बाइक, आपकी कार पर्सनली जो उसकी खुद की मालिक है, जो निजी है, उस पर व्हाइट कलर का नंबर प्लेट होगा। तो कहीं पे भी यदि व्हाइट कलर की नंबर प्लेट दिखेगा तो समझना वो पर्सनल है। यदि इस रंग की दिखता है लगभग हरा कलर का, तो हरा दिखेगा, समझना कि वो इलेक्ट्रिक है, यानी कि बिजली से, बैटरी से चलती है वो। सही बात है, इलेक्ट्रिक है वो। आजकल ई रिक्शा में भी देखना या फिर स्कूटी वगैरह में भी आ रहा है।
ये पीला कलर का तब क्या है भाई मेरे, तो पीला कलर का है आपका सार्वजनिक। ये असार्वजनिक कहने से कर सकते हो, हाँ मतलब कि जो कि माल ढोने लायक गाड़ी हो, जैसे कि ट्रक की गाड़ी हो, बस की गाड़ी हो, ओला वाली गाड़ी हो, है ना, कार हो, जिसमें सब लोग बैठ के आ जा सकते हैं, वो पर्सनल नहीं होती है, वो सभी के लिए होती है, तो उसमें येलो कलर की होती है। सही बात है। तो इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। देखो जब मार्केट में घूमते हो ना, कोई चीज देखते हो, तो हर किसी चीज का मतलब होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? हर किसी चीज का मतलब होता है मेरे भाई। सही बात है। चलो, तो उसे अपने आस पास में अगर कोई चीजें देखते हो तो उसे पूछा करो, जाना करो, समझा करो। अब सुनो, तो सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर को स्पष्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्वामित्व के आधार पर निर्धारित होता है। वैसे उद्योग जिनके नियंत्रण तथा स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? जो कि सरकार के हाथों में होता है उसका स्वामित्व, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे कि BPCL, IOCL, HPCL, NTPC जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, BHEL, SAIL, CIL, बरौनी खाद्य कारखाना, ये सारे के सारे कौन सा है? सार्वजनिक है। निजी क्या है भाई मेरे? तो जिन औद्योगिक संस्थाओं का स्वामित्व निजी हाथों में होता है अथवा किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में होता है उसे निजी उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं। उदाहरण स्वरूप रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस है वह इंडस्ट्री, गोदरेज, रेमंड का आप देखते हो कपड़ा वगैरह, ACC सीमेंट आप देखते हो, बिरला समूह देखते हो, ये सारे के सारे जो है वह निजी हैं। सही बात है। तो आपको आएगा इस तरीके से, इसे आपको फाइंड करना होगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख कर दीजिए। निर्यात और आयात की जाने वाले वस्तुओं को उल्लेख कर दीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुएं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न एवं आभूषण, सूती वस्त्र, लौह अयस्क, खनिज एवं कृषि संबंधित उत्पाद जो है ना वो शामिल होती है। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, सोना चांदी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो गया, और लौह धातुएं हो गए, रसायन एवं अन्य वस्तुएं शामिल हैं। 2000 वर्ष 2006 से 7 और 7 से 8 के आधार पर भारत में प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। कब? वर्ष कौन सा वर्ष? 2007 से 8, 2006 से 7, है ना, इस समय। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आएगा तो अब लिख देना, इसको तो सिर्फ नाम ही याद करके रखना, याद जरूर करना, डेली प्रैक्टिस करना। सही बात है। अगला देखो, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कर दीजिए। क्या करना मेरे बच्चे? धान की फसल के लिए उपयुक्त जो भौगोलिक दशाएं हैं इसके बारे में क्वेश्चन आता है। प्लीज एक बार लाइक करके शेयर कर देना, प्लीज कमेंट करना क्लास आपको कैसा लग रहा है। क्या मैं जो आपके लिए लेके आ रहा हूं ये अच्छी बात है? डेली आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, डेली आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हो, जो कि समस्या नहीं करेंगे आगे। तो धान एवं खरीफ फसल है तथा इसके लिए बिहार में उपयुक्त भौगोलिक दशाएं जो है निम्नलिखित है। अब क्वेश्चन ये आता है कि धान किस प्रकार की फसल है मेरे बच्चे? तो आप कहना धान जो है मेरे भाई वो आपका एक खरीफ फसल है। सही बात है। चलो इसके भौगोलिक दशाएं समझना। सबसे पहले तापमान। धान उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे बीते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय, बीते नहीं यहाँ पे बोते होगा, हाँ बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? धान के लिए। इसके लिए वर्षा की बात करते हैं तो इसके लिए 125 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें कितने? लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर के कितने 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ध्यान से सुनना आगे। इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? तो इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए जो बिहार में भरपूर उपलब्ध है। कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए जो बिहार में उपलब्ध है। इसके श्रम यानी मजदूरी, मेहनती, धान की खेती में पर्याप्त श्रम लगता है, ये मेहनत लगता है। बिहार के इसके लिए सस्ता श्रम उपलब्ध है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि बिहार में धान की फसल के लिए अत्यंत अनुकूल दशाएं हैं। अब ध्यान से सुनना,
धान की फसल के लिए तापमान की बात करते हैं तो जब बोया जाता है इस समय लगभग 21 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तब, और 27 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है तब इसे काट लिया जाता है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, तो 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। यदि इसकी मिट्टी की बात करते हैं भाई, धान के लिए मिट्टी क्या चाहिए, कितनी क्या कौन सी चाहिए, तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए जो कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए मजदूरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, पहले बुआई होता है, फिर आपको उसमें रोपाई होता है, बहुत सारे कार्य होता है ना। तो इसके लिए बिहार में सस्ते दामों पर मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अनुकूल है। अगला क्वेश्चन आता है लैंगिक असमानता क्या है। मेरे भाई लैंगिक असमानता, तो ध्यान से सुनना। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर भेदभाव को रखना है। यहाँ स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट से नहीं, यद्यपि लैंगिक असमानता सामाजिक संचार संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आजकल लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पालन पोषण शिक्षा कार्यक्षेत्र सभी जगह लैंगिक भेदभाव है। वर्तमान में शिक्षा के कारण लैंगिक असमानता घट रही है ना। अब आजकल देख रहे हो कि जो लैंगिक असमानताएं हैं वो क्या है, वो धीरे धीरे घट रही है। पहले ये बहुत ज्यादा था, लड़का लड़की में है ना, लेडी पुरुष में, लेकिन आजकल सब कुछ एक समान दिखने को मिल रहा है और सारी चीज शिक्षा के कारण ही वह घटते जा रहा है। सही बात है मेरा भाई। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राम रक्षा दल, तो लिखना ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संसाधनों में सबसे नीचे का स्तर है, लेकिन इसके स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है जो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायी भी होता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ग्राम रक्षा दल क्या होगा, तो इन सारे परिभाषा को आप लोग फटाफट से लिख देना। अब ये सुनना वंशवाद से आप क्या समझते हैं। वंशवाद, अब देखो वंशवाद के मतलब में यदि आपको ऐसे कह दूं तो आप समझ जाओगे, इसके बारे में लिख दोगे। देखो सृष्टि क्या है मेरे भाई, इसको ज्यादातर समझना ही जरूरी है, क्योंकि रटोगे इतना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि इसमें 5 लगभग सब्जेक्ट हो जाते हैं और 5 के प्रश्न उत्तर रटना आसान नहीं होता है, इसके लिए समझना बड़ा जरूरी है। अब देखो वंशवाद क्या है। वंशवाद कहने का मतलब हो गया कि जो कि राजा होते हैं या फिर कोई नेता होता है जो ये चाहता है कि मेरा ही पीढ़ी यानी कि मेरा ही बेटा इसका उत्तराधिकारी बनेगा। कोई नेता चाहता है कि मेरा ही जो बेटा है वो सबसे बड़ा पद संभालेगा, है ना। ये बहुत बार आप देख भी रहे हो, बिहार में भी देखोगे और जगह भी बहुत जगह देखोगे, है ना। तो यही आपका वंशवाद होता है। तो वही चीज़ों को लिखा गया है भाई कि भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो सामान्य हो, है ना। कोई ऐसा नहीं नेता होता है जो सामान्य हो। प्रायः सभी राजनीतिक दलों को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठने के लिए, शीर्ष पे ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए नेता अपने सगी संबंधी, अगर सगी संबंधी हो तो उन्हें, बेटा हो तो उन्हें, दोस्त रिश्तेदार हो तो उन्हें दल के प्रमुख पदों पर बैठा देते हैं और यह सबसे बड़ा खतरा का कारण बन जाता है। सही बात है। और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रह रहा है, हमेशा बना रह रहा है। सामान्य कार्यकर्ता को दलों के ऊपर के पदों पर बैठने की गुंजाइश काफी कम रहती है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दल के सामने प्रमुख चुनौती बनकर के रह जाती है। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से अपने मन से भी इसे लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बच्चे इस बात के तो सबको जानते हो कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, है ना। सुनना ध्यान से, अर्थव्यवस्था क्या होती है। दैनिक जीवन में सभी लोग आजीविका के कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। मान लो कि हम ही हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 रुपए आएंगे हमें तो मैं अपने घर परिवार को चलाऊंगा। आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? मेन मकसद तो है आपका क्या चीज, समाज तो सुधारोगे, अच्छी चीज है, लेकिन मेन मकसद क्या है, पैसा आना चाहिए। यानी कि अपने आपकी जीविका आप जीवित रहोगे तभी तो, जीवित रहने के लिए भाई कुछ ना कुछ चाहिए, खाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई उसी लिए कर रहे हो कि अच्छी गाड़ी ले ले, अच्छे घर रहे, है ना। आर्थिक क्रियाएं आपके लिए क्या है कि भाई साहब आर्थिक क्रिया में आप लगे रहते हैं, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है। उत्पादन के फलस्वरूप आय की प्राप्ति होती है।
माफ करना मेरे बच्चे, क्या होती है भाई मेरे कि उत्पादन के फलस्वरूप क्या होती है, आय की क्या होती है, बताओ फटाफट से, प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। मतलब यदि छोटी सी भाषा में, छोटी सी शब्द में कह दिया जाए तो अर्थव्यवस्था वो है जिससे हम जीवित रहते हैं, मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई एक व्यवस्था होती है ना। चलो अगला, बचत क्या है मेरे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज से आप लोग सीख लो, है ना। लेकिन बचत हो नहीं पाता है जल्दी, क्या ही कहोगे, है ना। तो देखो, हम अपनी आय यानी इनकम को वस्तुएं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। मान लो कि मैं जो कमा रहा हूं, या फिर आप पढ़ रहे हो, आप कमाओगे, या फिर आपके पिताजी कमाते हैं, पैसा लेके आते हैं और उसके बाद खर्च कर देते हैं, तो जिसे उपभोग करते हैं। दूसरे शब्द में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया खर्च ही उपभोग है, और आय एवं उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। यानी कि बचत तो वही हो गया ना कि जो आप कमाओगे, कमाने के बाद से जो आपकी, यानी कि बचत बराबर फॉर्मूला हो गया। बचत किसे कहेंगे, बचत तो उसे ही कहेंगे ना कि जो हम कमाए, यानी कि जो जितनी मेरी आय है और जितना मैंने उसमें खर्चा कर दिया, उपभोग कर दिया, ठीक है, और जो इसमें से बचा वही तो हमारी इनकम है, सॉरी वही तो हमारी बचत है। मान लो कि हम 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, मंथली का कितना कमाए भाई, 10,000। 10,000 में मेरी जो है ना 8,000 रुपये की खर्चा हो गई, ठीक है, बच गई कितनी, सिर्फ 2,000 रुपया। तो यही तो हमारी बचत है, यही तो हमारी बचत है कि 2,000 रुपये की हमें बचत हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से आपको बचत भी करनी सीखनी है और एग्जाम में भी आएगा तो इसे लिख देना है। लाइक कर देने, कहना मेरे बच्चे फटाफट से लाइक कर देना, है ना। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लिखना कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका लक्ष्य व्यापार को उदार तथा लचीला बनाना है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। यदि कहा जाए कि WTO की स्थापना कब की गई है, तो आप कहना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, और इसका संस्थापक सदस्य कौन रहा है, तो हमारा भारत रहा है मेरे बच्चे, ये याद करके आपको रखना होगा। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यदि पूछा जाए कि WTO का मेरे बच्चे, WTO के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यदि मुख्यालय यदि पूछा जाए तो कहाँ करोगे, जनेवा में है, ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे याद करके रखना, है ना, क्या है, जिनेवा होता है, ठीक है। यह सभी देशों से मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, किंतु विकसित देशों के द्वारा कुछ व्यापार अवरोध कभी कभी पैदा किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कारण आज सभी देशों के आपस में व्यापार बढ़े हैं और रिश्ते भी मजबूत हो गए हैं, और यही वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कारण रिश्ते भी बने हुए हैं। तो मेरे बच्चे ये लिखना। 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और आजकल यही देखा जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। भाई साहब बाढ़ तो आ रही है बिहार में, बाढ़ छूटती कहाँ है, और जो बाढ़ से पीड़ित है उन्हें पता होंगी कि कैसे क्या चीज करना होता है, ध्यान दीजिएगा। बाढ़ की स्थिति में पहला आकस्मिक कार्य बाढ़ से घिरे लोगों के जान की सुरक्षा करना है। इसके अलावे उनके मवेशियों को भी सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्य के लिए कुशल नाविकों, नावों, रबर के गुब्बारों अथवा लाइफ जैकेट का पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए। अब देखो आपको पता है भाई कि मेरे जब भी बाढ़ आती है तो सबसे पहले तो गाय मवेशियां जो है ना, जो जानवर हैं उन्हें आप पाल रखे तो उसे ऊंचे स्थान पे पहुंचाओ, अपना भी ऊंचे स्थान पे पहुंचना। इसके लिए क्या क्या चाहिए, नाविक चाहिए, नाव चाहिए, रबर वगैरह के जो गुब्बारे के फुलौने होते हैं इसमें तैरना होता है वो चाहिए, लाइफ जैकेट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद लोगों तथा उनके बच्चों के लिए शुद्ध भोजन, स्वच्छ पेयजल तथा गर्म दूध की व्यवस्था करना चाहिए। अब देखो आकस्मिक प्रबंधन में क्या चाहिए भाई मेरे, आपको पता है कि उस समय तो स्वच्छ पेयजल भी चाहिए, दूध चाहिए, छोटे जो बच्चे हैं है ना उनके लिए शुद्ध खाना चाहिए,
ये होना चाहिए। छोटे व कम स्थान पर सभी लोग मिलजुल करके रहे। जो भी है छोटे स्थान में कम जगह, तो भाई साहब जगह तो ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि ऊंचे स्थान पर तो सभी लोग को रहना है, तो अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। बाढ़ की समस्या बरसात के समय में ही होता है, और जब भी बाढ़ की समस्या होगी वो बरसात के समय में होता है, तो इसे ध्यान रखना होगा। अतः बरसात से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक की चादरें होनी चाहिए, यानी कि वही जो तिरपाल के नाम से जानते हो आप। अधिक दिनों तक जल जमाव की स्थिति में महामारी फैलने का खतरा रहता है। अतः पर्याप्त मात्रा में दवाओं तथा डॉक्टरों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बीमारी फैलना शुरू हो जाएगा, जल जमाव के हमारे बाढ़ आया, 10 दिन रुके रह गए, हटाई नहीं, तो भाई सब कीड़े हो जाएंगे, उसमें से बीमारियां फैलने लगेगी। तो डॉक्टर वगैरह की और उचित मात्रा में दवाइयों का भी उपयोग वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के मेरे बच्चे नाम बताइए, नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे मेरे भाई? तो आप लिखना कि भूकंप के दौरान उठने वाले कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। यदि पूछे कि भूकंपीय तरंग क्या है, तो भूकंप के दौरान उठने वाले कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन्हें मुख्यतः प्राथमिक तरंग यानी कि पी तरंग, द्वितीय तरंग यानी एस, और दीर्घ तरंग यानी एल तरंग के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। प्राथमिक तरंग सबसे पहले सतह पे आता है, द्वितीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और इनकी गति प्राथमिक तरंग से थोड़ी सी कम होती है, और दीर्घ तरंग जिसे एल तरंग कहते हो आप, यह भूपटलीय स्तर पर उत्पन्न होती है। ये तरंगे सबसे धीमी है लेकिन सबसे विनाशकारी होती है। यदि पूछा जाए कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन है, तो दीर्घ तरंग है। इसे यहाँ पे याद करके मेरे बच्चे रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए अब क्या करें? मान लो सुखाड़ आ गया भाई साहब, तो सुखाड़ आ गया, मिट्टी के नमी को बनाए रखना, इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ध्यान से देना। मिट्टी पर घास एवं अन्य पौधों का आवरण रखना चाहिए। सबसे पहले तो वहां पे जहां पे भी सुखाड़ की व्यवस्था ऐसी हो रही है, तो वहां पे मिट्टी पर घास जो है ना, घास फूस होते हैं, उससे नमी आती है, वो आवरण रखना चाहिए। वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बादल आकर्षित हो सके वहां पे और बारिश हो सके। जहां पे सुखाड़ की समस्या आना शुरू हो जाए वहां पे भाई साहब पेड़ पौधे की वहां पे बुआई जो है ज्यादातर होनी चाहिए। कम सिंचाई में तैयार होने वाले फलों को लगाना चाहिए, जैसे कि मशरूम हो गया, नागफनी हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, अन्य औषधि पौधे भी लगाए जा सकते हैं उस स्थिति में। कृषि कार्य में स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार सूखे की स्थिति में भी मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए कृषि कार्य का उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे जैसे आपके एग्जाम में आएगा, आप सुंदर तरीके से आप लोग को इसे लिखना होगा। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे भाई ये जो आपका क्वेश्चन था आज के लिए बस 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन अपने में बहुत ही तगड़ी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ 19 क्वेश्चन बताया, 25 नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि भाई आप 25 क्वेश्चन की जगह 19 क्वेश्चन में आपको याद करते करते आपकी पूरी टाइट हो जाएगी, है ना? तो आप मेरे बच्चे याद कर लेना। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दिया यार आपसे याद ही नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं दूसरी चीजें कह रहा हूं कि भाई देखो, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, ठीक है? थोड़ी सी याद करो लेकिन कंप्लीट याद करो। ऐसा नहीं यार कि बार 50 पढ़ लो, 10 पढ़ लो। इसमें मुझे 19 क्वेश्चन मैंने छाटा जो आपके लिए सबसे खास था, है ना? आप भी देखो, ठीक है मेरे बच्चे? तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अगले वाली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। शाम के क्लास में जरूर आप लोग जुड़िएगा। ओके, टेक केयर।